साइकोलॉजी देख रहे थे उत्कर्ष की मॉडल पेपर की। तो आज हम जो है सेकंड यूनिट की लास्ट क्लास देखेंगे और शाम को आपको जो है सेकंड यूनिट जो थर्ड यूनिट है उसकी फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। परीक्षा से पहले हम पूरी की पूरी यूनिट है उनको एक बार जो आंखों के आगे से गुजार लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका जो है मूल परिवर्तियां कैसी होती है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो मूल परिवर्तियां आपकी जो है किस प्रकार की होती है, क्या वो जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है। तो देखो मूल परिवर्तियां आपकी होती है जन्मजात, ध्यान रखना मूल परिवर्तियां क्या होती है आपकी जन्मजात होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आप देखो ऑप्शन इस हिसाब से दिए हुए कि निद्रा, खेल, प्रशंसा, क्रोध। जन्मजात मतलब जो जन्म से ही जो है स्वाभाविक टाइप से जो है मनुष्य से जुड़ा हो। तो खेल तो नहीं जुड़ा होता, ये तो अपने को पता है, लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन में अपने को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि जो है अपन निद्रा, प्रशंसा और क्रोध देखें, इनमें से प्रशंसा भी भारी होती है, आपको पता ही है, प्रशंसा भी अर्जित होती है। अब बात है निद्रा और क्रोध की, क्योंकि क्रोध भी तो आता है ना आदमी को, तो वो भी अपने को लगता है स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध भी आपका जो है स्वाभाविक या जन्मजात नहीं है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निद्रा। जन्मजात अभिप्रेरक जिनको स्वाभाविक अभिप्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। ये अभिप्रेरक जो होते हैं ना आपके, ये जो होते हैं मतलब मनुष्य को जो है जीने के लिए जरूरी होते हैं। ये मान के चलो बस आप जीने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, जीने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए जो है आपका खेल नहीं खेलोगे तो भी चल जाएगा, प्रशंसा नहीं मिलेगी तो भी चल जाएगा, क्रोध करना जरूरी नहीं होता, लेकिन निद्रा जो है मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा जन्मजात है। ऑप्शन इस हिसाब के दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो है गेरेट द्वारा कौन सा दिया गया था। ऑप्शन बहुत जो है एकदम क्या है, बहुत क्लोज वाले ऑप्शन है, तो अपना उत्तर सोच के रखें। तो देखो गेरेट का जो वर्गीकरण था उसमें गेरेट ने जो 3 भागों में बांटा अभिप्रेरणा को। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, जिसमें से पहला भाग था दैहिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। गेरेट द्वारा जो है जो अभिप्रेरणा या प्रेरक है उनको 3 भागों में बांटा गया, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना गेरेट द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है। अब देखो ऊपर गेरेट का तो पढ़ लिया अपन ने, अब बात आती है अब्राहम मैस्लो की। मैस्लो ने भी जो है आपका जो है क्या प्रेरकों का वर्गीकरण किया था। तो मैस्लो ने कौन से भागों में बांटा था। तो मैस्लो ने बांटा था आपका जन्मजात एवं अर्जित जो है अभिप्रेरणा या प्रेरकों को बांटा था, ठीक है। एक आपको जो अब्राहम मैस्लो का ये जो है ना ये आवश्यकता वाला, ये भी पता होना चाहिए। आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने, जिसमें सबसे पहले होती है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। ये मैं कई वीडियो में आपको करवा भी चुका, शारीरिक आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तीसरी जो आवश्यकता होती है आपकी वो होती है, एक मिनट, फिर जो आपकी तीसरी अवस्था होती है आत्मीयता या प्रेम की आवश्यकता। और चौथी अवस्था जो होती है आपकी वो होती है आपकी सम्मान की, ठीक है। और 5वीं जो होती है आत्मसिद्धि की। ये भी आपको कर्म से याद रखना है। सबसे जो उच्च स्तर तो होता है ये तो होता है उच्च स्तर, और ये होता है आपका सबसे निम्न स्तर। ये भी आपको ध्यान है रखना है। लेकिन मैस्लो ने जो है अभिप्रेरकों को जो है 2 भागों में बांटा, जन्मजात एवं अर्जित। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। प्रेरणा से मतलब यहाँ अभिप्रेरणा से है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 आ जाते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्यों के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, बिल्कुल। अभिप्रेरणा लक्ष्योन्मुखी होती है तो लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अपने को नहीं करना है, नहीं बताना है, ठीक है। तो ये भी सही है कि जो शिक्षार्थी या फिर जो आपके विद्यार्थी है उनको जो सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने
चाहिए। फिर है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना चाहिए, ये बात गलत है और अपने को नहीं बताना था। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। फिर बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं करना चाहिए। कभी भी इनामों का प्रलोभन देकर जो है कोई विद्यार्थियों में जो है प्रतिद्वंदिता जो है पैदा नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा को आपको पता है, अभिप्रेरणा चक्र में 3 चीजें होती है। सबसे पहली होती है आवश्यकता। ठीक है। आवश्यकता जो होती है वो आपको अंतर्नोद को जन्म देती है। किसको? अंतर्नोद को। और अंतर्नोद जो है आपका फिर क्या करता है? प्रेरणा को जन्म देता है। अब बोला है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा विचार करें इस क्वेश्चन पर। भूख क्या है? आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। आवश्यकता है भोजन। क्या है? भोजन। आवश्यकता क्या है इसमें? भोजन है। भोजन फिर भूख को जन्म देता है, तो भूख अंतर्नोद। ध्यान रख लेना। आवश्यकता पूछ ले तो क्या है? भोजन को अगर पूछे तो आवश्यकता है, अंतर्नोद पूछे तो क्या हो गया आपका? भूख। तो भूख क्या है आपकी? अंतर्नोद है। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्नोद। कई जगह पर्णोद भी लिखा आ सकता है। ये क्या? पर्णोद। अंतर्नोद और पर्णोद एक ही चीज होती है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख एक अंतर्नोद है, ना कि आवश्यकता है। ध्यान रखना। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अपन भूख को आवश्यकता से जोड़ देते हैं, जबकि भूख जो है आपका अंतर्नोद है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? अभी अपन बात कर चुके, जो अभिप्रेरणा चक्र है उसमें 3 जो है क्या होते हैं? अवयव होते हैं, या 3 जो है स्टेप कह सकते हो आप। पहला आवश्यकता। ठीक है। और आवश्यकता जो है आपकी अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, और अंतर्नोद जो है फिर आपका क्या आता है? प्रेरणा, या फिर जो है ये आता है। ये जो है आपका अभिप्रेरणा चक्र है। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। फिर देखो यहां से जो है बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? तो प्रेरणा ये रही, प्रेरणा। अंतर्नोद ये रहा, आवश्यकता ये रही, लेकिन मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। तो अभी ऊपर जो आपका भूख थी वही प्यास होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है आपका, ये जल पानी जो है ये क्या आपकी आवश्यकता है। ये क्या है? आपकी आवश्यकता है। और ये आवश्यकता ही अंतर्नोद को जन्म देती है। आवश्यकता ही क्या करती है? एक मिनट। आवश्यकता ही क्या करती है? अंतर्नोद को जन्म देती है। तो पानी से क्या लगेगा? पानी आवश्यकता किसको जन्म देगी? प्यास को। तो उत्तर हो जाएगा अंतर्नोद। ध्यान रखना, प्यास आवश्यकता नहीं है, पानी आवश्यकता है, तभी जो है प्यास लगी अपने को। ध्यान रखना, ये चीजें जो है भूख और प्यास, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार एवं दंड क्या है वो बताना आप। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है आपके? वो सकारात्मक प्रेरक है। तो सकारात्मक प्रेरक तो शायद ही है, फिर स्वाभाविक प्रेरक है, फिर कृत्रिम प्रेरक है, या प्राकृतिक प्रेरक है। बताना आपको कि पुरस्कार एवं दंड क्या है। देखो पुरस्कार एवं दंड, जो दंड है आपका वो सकारात्मक प्रेरक तो हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक प्रेरक भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक प्रेरक वो होते हैं जो मतलब जन्मजात टाइप से होते हैं। ठीक है। वो प्राकृतिक भी नहीं है। तो उत्तर क्या बचा आपका? कृत्रिम प्रेरक। तो दंड और पुरस्कार जो है आपके ये क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। ध्यान रखना, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं कि इनको पुरस्कार देना है, इनको दंड देना है। ठीक है ना? ये स्वाभाविक है, ना सकारात्मक है, ना प्राकृतिक है, क्योंकि प्राकृतिक और स्वाभाविक एक टाइप से ही होते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करना भी सीखें ऑप्शन को, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बच गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हो अगर आपको कम आ रहा है, या फिर जो आपने जो है पढ़ा नहीं उस चीज को, तो ऐसे करके भी आप उत्तर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फिर है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। तो स्मरण शक्ति का जो है अभिप्रेरणा से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है। तो यह भी गलत है आपका। ठीक है। पीछे से सीखे हुए और नए दिगम से अलग करती है, ये भी अलग। बात अभिप्रेरणा की हो रही है, बात अभिप्रेरणा की हो रही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों में सीखने के प्रति अभिप्रेरणा क्या करती है? रुचि पैदा करती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है टक्कर के हैं, लेकिन आपको उत्तर जो है अच्छे से चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास कौन करता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वही होता है जो मोटिवेशन होता है। सुबह सुबह कई टेलीग्राम ग्रुप है बड़े बड़े, उनमें आप पंक्तियां सुनते हो ना, एक दिन रिजल्ट की पीडीएफ में आया हुआ मेरा रोल नंबर, सारी
जो है मेरी जो आपके जो क्या होता है सारे के सारे जो लोगों को खामोश कर देगा और मेरे को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। तो ये वैसे मोटिवेशन 2 ही मिनट के होते हैं, खुद के अंदर से मोटिवेशन लाएं आप, ठीक है। एक दिन में पीडीएफ में आया हुआ मेरा नाम ये कर देगा वो कर देगा, ये लाइनें जो है कोई काम नहीं आती है। काम क्या आता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदर से जो अभिप्रेरणा निकलेगी ना आपके, क्या मेरे को तो करना ही है कुछ, तब आप ज्यादा अच्छा करोगे। वो 2 लाइनें जो बड़े बड़े ग्रुप वाले डालते हैं ना सुबह सुबह उठते ही, उनसे कुछ नहीं होता। तो अंदर से अभिप्रेरणा लाइए कि मेरे को ये जो है इतने नंबर लाने हैं, या फिर पात्रता में जो है 90 95, मैं तो कहता हूँ 120 नंबर लाने हैं आपको, ऐसे करके सोच के चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो आपको बताइए, आवश्यकता का पड़ता है। बिल्कुल, आवश्यकता ही अंतर्नोद को जन्म देती है। भौतिक संरचना, ये जो है डाउटफुल है। अगली देखते हैं, वातावरण का पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वातावरण तो आप ये मान के चलो सभी पर ही पड़ता है। जन्मजात कोई भी प्रेरक है उसका पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। निद्रा, भूख, प्यास, सबका जो है प्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का नहीं पड़ता। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से संबंधित, सारे जो है क्लास को अंत तक देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है, कथन वाले 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और नहीं भी आए और ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि लास्ट पेपर हुआ था 2022 जुलाई में, अब हो रहा है आपका फरवरी 2025 में, ठीक है। 2022 जुलाई और फरवरी 2025, लगभग 3 साल के बाद में पेपर हो रहा है। क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो है हर चीज के लिए तैयार रहिए आप, इजी, हार्ड, मीडियम, सब के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 3 साल बाद में पात्रता हो रही है। 2011 की पात्रता का और 2022 की पात्रता में आपको जो है पैटर्न या जो लेवल है उसमें बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। तो 2022 से 25 वाली में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए हर तरीके से तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। प्रेरक जो है वो प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाला कौन था? तो ये था गेट्स, ठीक है। परिभाषा देख लेना कि प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे एक निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। देखो बात यह कि परिभाषा एक बार अपने आंखों के आगे से निकली हो तो बाई चांस वही आ जाती है ना, तो अपने फायदा हो जाता है। वरना परिभाषा वाले क्वेश्चन वैसे भी हार्ड टाइप से ही आएंगे, मतलब हार्ड रहते हैं, आएंगे हार्ड नहीं, हार्ड रहते हैं कि अपनी पढ़ी हुई नहीं होती है। परिभाषाएं बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ परिभाषाएं जितनी हो सके अपनी आंखों के आगे से गुजरी हो तो अपने को थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है कि यार मान लो कि बाई चांस अभी आपने ये परिभाषा पढ़ी और यही आ गई तो इतना फायदा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इनको देखते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, स्नेह को प्राप्त करने की इच्छा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा जो है आपका क्या है? स्नेह, प्रेम। प्रेम क्या होता है? स्वाभाविक या जन्मजात होता है, तो ये आपका क्या हो गया? स्वाभाविक अभिप्रेरक। किसी से स्नेह प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक का मतलब वो जन्मजात है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, कृत्रिम हो नहीं सकता, नकारात्मक हो नहीं सकता, अर्जित भी नहीं हो सकता, क्योंकि कृत्रिम और अर्जित एक ही प्रकार के होते हैं, दोनों के गुण एक ही प्रकार के होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? स्वाभाविक। क्यों? क्योंकि स्नेह, क्रोध, प्रेम, इसको जो है स्वाभाविक अभिप्रेरक मान सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। क्रिया को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, उसको जारी रखने और नियंत्रित यानी कि उसको कंट्रोल में रखने की क्रिया को क्या कहेंगे आप? अभिप्रेरणा कहेंगे। क्योंकि अपनी अभिप्रेरणा ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता नहीं चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब ये थोड़ी ना कि अपन अभिप्रेरणा ही पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? देखो ये यूनिट वाइज चल रही है, अभी आपके पास 7 दिन तो ये मान के चलो है आपके पास, तो मैं इन 7 दिनों में ये 500 यूनिट करवा दूंगा जो आपके सिलेबस में। आज ये तीसरी कंप्लीट हो गई अपनी इस वीडियो में, तीसरी हम अगले वीडियो में जस्ट शुरू कर देंगे, जिसमें बुद्धि वगैरह, व्यक्तित्व वगैरह आएंगे, ठीक है। और फिर एनसीएफ जो है क्रियात्मक अनुसंधान सारे के सारा कवर कर देंगे अपन एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? ठीक है, देखो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होता है, हमेशा ध्यान रखना। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, तो इसको तो हमेशा जो है मतलब करके सीखना होता है साथ में सामूहिक रूप से, तो इसको तो अच्छे तरीके से अपने को काम में लाना चाहिए।
प्रवृत्ति को रोचक बनाना, तो रोचक भी अच्छे से बनाना चाहिए। बच्चों को अनुभवों से जोड़ना, ये भी करना चाहिए, लेकिन पुरस्कार को कम से कम उपयोग लाना चाहिए। अब आप सोचोगे यार पुरस्कार को कम से कम क्यों? क्योंकि पुरस्कार प्रतिद्वंदिता पैदा करता है बच्चों में, और साइकोलॉजी साफ साफ कहती है कि बच्चों में प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो पुरस्कार को कम से कम जो है यूज लेना चाहिए, रोचकता बढ़ानी चाहिए उस चीज की। किसी चीज को किसी बालक से आप करवाना चाहते हो, जैसे टीचर बन जाओगे, बोलोगे किसी बच्चे से कुछ चीज करवाना चाहते हो, तो उसको ये मत बोलो कि आपको जो ये इनाम मिलेगा, उसको ये बोलो, उस चीज को ही रोचक बनाओ कि वो बच्चा खुद करने की कोशिश करे कि यार ये मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चे को रुचि पैदा हो रही है, जिससे वो खुद करने की कोशिश करे। तो पुरस्कार को कम से कम उपयोग लेना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्ष बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? अपन खुद पर लेते हैं। जब हम 10th क्लास में थे, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में, तब अपने को जो 8वीं प्रश्नावली होती थी, ठीक है, और कईयों के ये चेंज भी हो गई थी बाद में, जो साइन थीटा वाली, त्रिकोणमिति वाली, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा वाली, ये समझ में बहुत मुश्किल से आती थी। मैं खुद अभी फिलहाल 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, लेकिन मैं जब 10वीं में था ना, मेरे को ये सबसे हार्ड प्रश्नावली लगती थी। आज यही प्रश्नावली मैं बिना कुछ सोचे समझे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूं कुछ समय बाद में। तो कारण क्या है इसका? मतलब जैसे एक 10वीं क्लास का बच्चा है, उसको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो जब BA कर लेता है, उसके बाद वो जो पुरानी वाली चीजें 10वीं वाली, वो उसको एकदम आराम से याद हो जाती है। ये चीज किसका उदाहरण है? ऑप्शन के हिसाब से इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ये परिपक्वता का ना, ये संयोग है ना अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास तो कर ही नहीं रहा, और अधिक प्रयास और अभ्यास तो एक ही चीज है, तो ये परिपक्वता का कारण है, ध्यान रख लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ये क्वेश्चन भी रीट में लगभग हर साल ही आता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटा से 2 घंटा कर दिया। मतलब कोई कृष्णा नामक लड़का या लड़की है, उसने 1 घंटा से 2 घंटे नृत्य का जो है क्या कर दिया? समय कर दिया। मतलब उसको रुचि आ रही नृत्य में, तो ये तो अभिप्रेरणा है, बिल्कुल है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की आयु में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। ये अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये अलग ही है। इसको समझा मैं भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और लगभग आया हुआ है, सीटेट में बार बार आया हुआ है, और इसका उत्तर हमेशा ये मानते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ना आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया था। अब देखो ज्यादातर क्या होंगे, इसको करके आएंगे, और ये हमारे साथ रीट 2021 जो रद्द हो गई थी ना, जो पात्रता हुई थी, मैंने अपीयरिंग में दी थी, उसमें मैं खुद ये उत्तर करके आया था। क्यों? तब तो इतना पता नहीं था, बार बार ये क्वेश्चन आया था, पता चला कि हमेशा ये वाला करना है। श्वास लेने की प्रक्रिया भी अभिप्रेरणा में मानी है इन्होंने, पता नहीं क्यों मानी है। सही बता रहा हूं, उत्तर 2 ही है इसका, ठीक है। फिर राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहज संबंध स्थापित करने में प्रगति की। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रट के जाना है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये श्वास लेना तो अपने को अभिप्रेरणा में ही मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्यास जन्मजात है, निद्रा यानी नींद जन्मजात है, भूख भी जन्मजात है, रुचि जन्मजात है नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो प्रेरणा आपको पता ही है, आदत जो है, एक तो ऑप्शन हो गया, तो सबसे कम इसी के चांस लग रहे हैं। चालक किसको कहते हैं? अंतर्नोद को ही कहते हैं। प्रेरक, उद्दीपन, आवश्यकता, उद्दीपन और प्रेरक, ये तीनों के तीनों आपके जो है अभिप्रेरणा के तत्व हैं या प्रेरणा के स्रोत है, लेकिन आदत नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी है, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो है बहुत अच्छे से परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? तो उत्तर इसका आंतरिक अभिप्रेरणा का कारण है कि उसका लक्ष्य क्या? वो देखो, लक्ष्य है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, इसलिए वो दाखिला जो है कठिन परिश्रम कर रहा है। अगर ये होता कि वो दाखिले के लिए इसलिए परिश्रम कर रहा है ताकि जो है वो पड़ोसी के बच्चे से आगे निकल जाए, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती। अगर हम तुलना ये करते कि वो इसलिए परिश्रम कर रहा है कि वो पड़ोसी का जो बच्चा है उससे पहले एडमिशन ले ले या उससे आगे निकल जाए, तब वो बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन वो खुद ही चाहता है कि मैं जो है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लूं, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने
अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। किससे संबंधित कर सकते हैं सीखने को? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से हो सकता है। अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों से बहुत सारी उच्च अपेक्षाएं रखना बिल्कुल नहीं। एक वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए। चांद तारे तोड़ने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, एक वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए। इसलिए जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक द्वारा जो एक वास्तविक विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का, और मेरे हिसाब से एक भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों है अच्छा क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? जो इसका उत्तर माना गया वो माना गया स्वीकृति प्रेरक। कौन सा? स्वीकृति प्रेरक। ठीक है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? तो उत्तर माना गया है स्वीकृति प्रेरक। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए की तरफ भी आप जा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर है मानना है। तो